चाहते हैं ना भूले ना कंफ्यूजन हो तो सीधा महा उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार बोलेंगे इंडियन महा ओपिनियन। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा इंडियन ओपिनियन और आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो चुका है इंडियन महा ओपिनियन, और महा से आपका आंसर प्रतिपाद करेगा महात्मा गांधी ही होगा। ऐसे और सभी यहाँ पर आपको एक नए अप्रोच, नए स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा आंसर याद कराया जाता है, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग अपने क्लास 16 में जो भी प्रीवियस ईयर के जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में हमेशा बनते हैं, एक बार नहीं अनेक बार आते हैं, वो सीधा आंसर याद करेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, एसएससी, मतलब जिसमें भी जीके जीएस आते हैं वो सब एग्जाम में प्रश्न यही सब घूम फिरा के ही आते हैं। आपका पहला प्रश्न है समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी। अब ऐसे अलग अलग याद करने में तो कंफ्यूजन लगने लगता है कि महात्मा गांधी जी थे, गोपाल गिरसे, ये सब। तो करना क्या है, हम लोग का तरीका यही है, महात्मा गांधी जी के लिए महा उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलोगे, इंडियन महा ओपिनियन। हर एक जगह आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा इंडियन ओपिनियन, लेकिन अब आप हमेशा के लिए इसको कहीं भी लिख रहे हैं, सेट कर रहे हैं दिमाग में, क्या, इंडियन महा ओपिनियन, और महा से आपका आंसर प्रतिपाद्य हो रहा है कि महात्मा गांधी जी ही होगा। अब ये महा से कोई भाई बंधु महाराष्ट्र न मान ले है, क्योंकि यहाँ राज्य की बात नहीं हो रही है। अब ये कब शुरू हुआ था? 1904 में शुरू हुआ था। ये क्या है? समाचार पत्र है। अब माई एक्सपेरिमेंट विद, क्या, तुरुथ नहीं, महातुरुथ इनका है। तो महा से आपका क्या आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी का है। हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने। तो बोलोगे क्या, हिंद महास्वराज, और महा से आंसर महात्मा गांधी जी हो रहा है। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? रिंग है। अब बहुत सारे खेल हैं और उसका क्षेत्र अलग अलग है, तो जो खेल का जो क्षेत्र है अलग ना करते हुए एक में मिक्स करके बार बार वही बोलना है। बोलोगे क्या? बॉक्सिंग रिंग खेल का क्षेत्र, या बॉक्सिंग रिंग खेल बोलोगे बस, और जो एक्स्ट्रा जोड़ा मिलेगा वो क्या रहेगा? आपका क्षेत्र, और ये हमेशा हर एक जगह ऐसा करोगे। अब आपके एग्जाम में एक और पूछा जाता है कि जो कुछ शब्द हैं वो किस खेल से संबंधित है। अब जो जिस खेल से संबंधित है उसी में वो इनबिल्ट करके हम लोग बार बार वही बोलते हैं। जैसे कोई ट्रॉफी है, कप है, जो जिसका है उसमें इनबिल्ट कर देते हैं। आपका ये जीएस प्लेलिस्ट में क्लास है, आप वहाँ से जाके एक एक करके बढ़िया शानदार तरीका से याद कर लीजिए। अब अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अब जो भी ये आंदोलन है और उसके आंदोलन करता है, अलग नहीं करना है, क्योंकि अलग करोगे ये चार है, बार बार ना जाने कितना बार याद किए होगे, या एक बार अलग अलग करके याद करके देख लीजिए, हफ्ता भर भी ना याद रही उसके बाद कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसा मिक्स करके याद कर ले एक बार समय देकर, तो हफ्ता भर महीना की बात नहीं, 2 4 6 वर्ष क्या ताउम्र आप ना भूल पाइए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है? मिर्जा गुलाम अहमद है। तो यहाँ से एक शब्द नहीं उठाएंगे क्योंकि ये काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, तो इसमें से क्या करोगे? मिर्जा गुलाम उठाओगे और क्या बोलोगे? अहमदिया मिर्जा गुलाम आंदोलन। बार बार अब यही बोलना है, यही आंदोलन है और इसके आंदोलन करता है। तो जब ऐसा आपको याद आएगा तो भूलना और कन्फ्यूजन की समस्या खत्म हो जाएगी। अब जैसे फराजी आंदोलन किसने किया था? हाजी शरीयत उल्लाह ने। तो क्या बोलना है? हाजी उठाइए और शरीयत बोलोगे क्या? फराजी हाजी, क्या, फराजी हाजी शरीयत आंदोलन। ऐसे बार बार। वहाबी आंदोलन किसने? सैयद अहमद बरेलवी। तो बोलोगे क्या? वहाबी सैयद बरेलवी आंदोलन। क्या बोलना है? वहाबी सैयद बरेलवी आंदोलन। और ये अलीगढ़ आंदोलन किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। तो क्या बोलोगे? अलीगढ़ सैयद अहमद आंदोलन। क्या बोलोगे? अलीगढ़ सैयद अहमद खान आंदोलन। अब ये सैयद अहमद नहीं जोड़ोगे क्योंकि सैयद अहमद 2 जगह है, तो क्या बोलना पड़ेगा? सैयद अहमद खान आंदोलन, या अलीगढ़ सैयद खान आंदोलन, या अहमद खान, मतलब देख रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बार बार होगा। और वहाबी और बरेलवी ये दोनों काफ़ी कुछ मैच कर रहे हैं, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। ये एक बार में आपको नहीं याद होगा, एक बार नोट्स बनाओगे, 4 6 बार लिख लीजिए,
तब आपको अच्छे से ढंग के याद हो जाएगा। अब प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप सभी लोग का हम लोग कैसे याद किए हैं, इसको क्या बोले हैं मंदिर वाली क्लास में, महाबोधि हार मंदिर। और हार से आपका आंसर क्या हो जाता है कि ये बिहार में है। अब ये यहाँ पर बिहार ना पूछ के ये किस बिहार के स्थान पर है वो चीज़ याद। अब अगर देखा जाए जो लोग स्मार्ट होंगे रिलेट किए होंगे कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, कुशीनगर, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, तो रिलेट करना चाहेंगे जैसे हम लोग यहाँ जोड़ के रिलेट करते हैं। ये ऑलरेडी देख रहा है कि महाबोधि मंदिर और बोधगया ये काफ़ी कुछ रिलेट कर रहा है, तो यही सही आंसर होगा। ये ऐसा निकाल लिए तो भी ठीक है, और जो लोग नहीं निकाल पाए अब ऐसा निकालेंगे, क्योंकि बोधि, बोध या आत्मज्ञान सब घूम फिराई के इक्के है, और ये जो बुद्धि, बोध, आत्मज्ञान अर्थात महाबोधि मंदिर ये सब एक ही है। और ये बोधि वृक्ष जो है यहीं पर भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अर्थात मतलब कुछ भी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बुद्धि कहाँ, उससे रिलेट करेंगे कि बोध या बोधि लगा रहेगा। आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाती है। तो आपको ये तीन देखने को मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो अब ये देखिए, ये आपका एक प्राथमिक क्षेत्र मतलब पहला वाला, शुरुआत कहाँ हुई, वही खेती बाड़ी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या वानिकी हुआ, खनन हुआ, उत्खनन, ये सब पहला काम है, यही तो है शुरुआत। तो ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। और इसके आगे जैसे कि आप कृषि में कुछ भी उत्पादन कर दिए, मतलब जैसे गेहूं, चावल या आलू, तो उससे अब यहाँ क्या जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा। वहाँ पर विनिर्माण, खाद्य सामग्री बनी, जैसे ब्रेड हो गया और कुछ हो गए, चावल से और कुछ चिप्स या मतलब ऐसा कुछ बनाए, फैक्ट्री में जाए कि वो कुछ बना, उसको नया रूप अर्थात उद्योग में लिया गया, तो ये द्वितीयक क्षेत्र हो गया इसका अगला। और जो तीसरा होगा, ये दोनों को छोड़ के जो बचेगा सब तीसरे होंगे, ऐसा भी याद रख सकते हैं। पहला ये सब होंगे, दूसरा इसका आगे का प्रोसेस जहाँ किया गया, और जो तीसरा होगा मतलब ये सब छोड़ के, अर्थात वो क्या बनेगा, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब सेवा जो वहाँ दिया जाएगा, ये सेवा क्षेत्र में आएगा, ये औद्योगिक प्राथमिक। और इसमें जो काम करने वाले होंगे रेड कॉलर जॉब बोला जाएगा, किसमें, प्राथमिक क्षेत्र वालों को। यही सब एग्जाम में प्रश्न बार बार घुमा के पूछे जाते हैं। जब ऐसा कुछ रिलेट कहे रहेंगे, कहीं की इनबिल्ट किए रहेंगे, तभी वो आपको भूलने नहीं देगा। अब जैसे अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जम्मू कश्मीर लिखेगा, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। तो चाहते हैं ना भूलें, तो लद्दाख के लिए हम लोग दाख उठाए के इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, अक्साई दाख चीन किस राज्य में स्थित है। और दाख से आपका आंसर प्रतिपाद्य करेगा क्या होगा, लद्दाख ही होगा। ये चीन का कब्जा है इस पर, और ये तिब्बती पठार का हिस्सा है। और भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी, तो सही आंसर क्या है, कोलार। अब भारत में सबसे ज़्यादा या अधिक जहाँ कुछ भी सोना मिलता है वो राज्य क्या है, कर्नाटक है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, कर्नाटक है। और कर्नाटक में दो स्थान, एक कोलार और दूसरा हट्टी है, यहीं से आपको सोने की खुदाई होती है। जो कुछ जितना है मैक्सिमम यहीं कर्नाटक में ही है। अब देखिए अलग से याद करो कि कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए, तब वहीं कन्फ्यूजन बनता है। अब याद दोनों करना, वो घुमा के करना है, और हम कह रहे हैं कोलार सोना। क्या बोलना है, कोलार सोना। अब भाई जब कोलार सोना बोल रहे हैं तो जो कोलार है वो कहीं ना कहीं किसी के लिए सोना के लिए ही, अब वो सोना बाबू वाला ना समझ ले, ठीक। और वैसे भी सोना किसको दिया जाता है, सोने बाबू को भी दिया जाता है, ठीक। और हट्टी क्या है, सोना से संबंधित है, तो हट्टी सोना, ठीक। आशा कर रहे हैं समझ सकते हैं, नहीं अलग अलग करिए, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस एक पैटर्न है, शॉर्ट तरीका है, ठीक। अब ये आपका हो ही गया। अब जैसे एक झरिया है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झा से झरिया, और कहाँ है, झारखंड में है, तो झा से झारखंड भी हो जा सकता है। लेकिन हम झरिया को करिया बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमें आंसर बांधना है, किसके लिए, का से कोयला के लिए, अर्थात यहाँ कोयला का खनन होता है। अब आप जो अच्छा पढ़े या अलग से याद करिए, आपके ऊपर है। अब भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या है, 26 जनवरी 1950 में। अब आपको संविधान, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ और बनकर तैयार हुआ, इससे संबंधित आपको 2 पॉइंट पूछे जाएंगे। एक पड़ेगा 26 नवंबर 1949, दूसरा 26 जनवरी 1950 में।
अब देखिए कोई चीज़ पहले बनकर तैयार होगा तब उसको लागू किया जाएगा। तो जो पहले वाला डेट पड़ेगा 26 नवंबर 1949, अर्थात इस दिन क्या हुआ होगा, ये बनकर तैयार हुआ था। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था, अर्थात क्रियान्वित हो गया था। ऐसा क्यों भैया किया गया कि 26 जनवरी 1949 को जब बनकर तैयार हुई है उसी दिन ना लागू कर देते, काहे आगे किए? आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट डेट मिलेगा 26 जनवरी। क्यों? 1930 में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और तिरंगा झंडा को फहराया गया था। इसको महत्वपूर्ण या इसको सम्मान देने के लिए, ना भूलने के लिए, इसको इस दिवस पर आपको 26 जनवरी को इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे आपको एपीजे अब्दुल कलाम, एमएस स्वामीनाथन, सीएनआर राव और नॉर्मन बोरलांग। तो यहाँ आप लोग ध्यान लगाएंगे, कुछ लोग यहीं ऑप्शन मार के निकल जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे तो इसका बोथ ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि एमएस स्वामीनाथन भी सही हैं और नॉर्मन बोरलांग भी हैं। ये हरित क्रांति के जनक हैं, लेकिन किस लेवल पर? विश्व लेवल पर। ये किस लेवल पर है? भारत लेवल पर। और एग्जाम में ऐसा कोई कुछ नहीं कहा गया है कि विश्व का पूछा गया है या विश्व का या भारत का, इसलिए आपका ऑप्शन आंसर सही होगा अगर ऑप्शन होता बोथ बी एंड डी। तो इसलिए ये आयोग के ऊपर डिपेंड है कौन ऑप्शन मानता है या जो दोनों किए हैं उसको मानता है। तो अब देख रहे हैं एग्जाम में भी ऐसा आता है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। ये शायद हम लोग याद भी कर चुके हैं और इसको हम लोग नया नाम ही दे चुके थे, वेल्थ ऑफ स्मिथ नेशंस। क्या बोलेंगे? वेल्थ ऑफ स्मिथ नेशंस, और स्मिथ से आपका आंसर निकलेगा एडम स्मिथ। और ये कौन है? अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। और इससे रिलेटेड और जैसे कोई चीज़ पुस्तक है, याद करना है, क्या करना है? द गॉड ऑफ स्मॉल अरुंधति थिंग्स, अर्थात जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हैं, यहाँ आप देखेंगे अरुंधति से अरुंधति राय इसके हैं। आ ट्रेन टू खुशवंत पाकिस्तान, अर्थात इसके लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। अब कोई पुस्तक है, समाचार पत्र है और क्या कोई स्टेटमेंट है, जो जिसका है उनको उठाई के बीच में इनबिल्ट करके बार बार वही उनको बोलना है। और निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? बलवंत राय मेहता समिति ने। अब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? यही, इसको कई स्तर में, कई लेवल पर उसको लागू करना। मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और उससे बड़े लेवल अर्थात ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का, और जिला लेवल पर जिला परिषद का, ये इन्होंने सुझाव दिया था। तो इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। लेकिन हम लोग अपने पहले क्लास में एक चीज़ ये पढ़े थे कि जो ये कितने स्तर, ये जैसे यहाँ पर आपको हमने बता दिया 3 स्तरीय है, लेकिन आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है इसमें कितने स्तर का बताए थे इन्होंने कितने। एक है 3 स्तर, एक 4 स्तर, एक 2 स्तर। लेकिन कन्फ्यूजन होता है, जो लोग पहला क्लास देखे होंगे वो अभी क्या ताउम्र कब्बो न भूल पाई हैं। और इसके लिए हम लोग क्या बोले थे कि जिस समिति में जितने शब्द हैं वही उनकी स्तर की संख्या है। और सीमित भैया कॉमन है तो इसको काट दो। अब जिसमें जितने शब्द हैं वही समिति के। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 शब्द हैं तो यहाँ से 3 स्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 अर्थात ये कितने? 4 स्तर। इसमें 1 2 अर्थात ये 2 स्तर। अब बताओ, अगर आप लोग इस प्रकार से समझ लिए हैं तो क्या बुढ़ापों में ना याद रही? 100% याद रहे। निम्न में से कौन सा बौना ग्रह है? तो सही आंसर आप देखेंगे तो ये जो प्लूटो ग्रह है इसको बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। 2016 में इसको ग्रह श्रेणी से बाहर करके बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग अलग से याद करते हैं ना कि बौना ग्रह किसको कहा जाता है? प्लूटो ग्रह को कहा जाता है। तो अपना अगर तरीका फॉलो किया जाए कि जैसे मैक्सिमम को याद है, ये मैं नहीं ट्रिक या तरीका बता, लेकिन अगर ना याद होता तो अगर इसको अलग ना करते हुए इसको प्लूटो बौना ग्रह नाम ही दे दिया जाए तो क्या अलग से आपको याद करना पड़ेगा? क्या भूलेंगे? क्या कन्फ्यूजन होगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे करिए ना, काहे इधर उधर भूल रहे हो कन्फ्यूजन। आपको यहाँ क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। अलग से पूछ रहे हैं, भूल रहे हैं, बोल रहे हैं कि बौना ग्रह किसका नाम है? प्लूटो ग्रह। अगर ना याद होता तो कन्फ्यूजन होता, और हम कहते हैं अपने तरीके से इसको बोलो ना, प्लूटो बौना ग्रह नाम ही दे दो, क्या दिक्कत है? काहे अलग से याद करोगे? अब भूल के कन्फ्यूज के हुई कि दिखाओ। तो यही हम यहाँ पर आपको पैटर्न सिखाने आए हुए हैं कि मतलब एक हम बताए हैं
तो उससे रिलेटेड आप 10 को फॉलो करो, तब सिलेक्शन होगा। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो सभी लोगों को पता है धन्वंतरी महाराज। और इससे क्या नाम है? औषधि भी धन्वंतरी एक वो है, संस्था है, क्या है, इससे रिलेटेड आपको दवा और ये सब मिलता है, तो यहाँ से ये भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी धन्वंतरी भगवान जी आयुर्वेद या औषधि के देवता हैं, क्योंकि दिवाली में इनकी पूजा भी किया जाता है कि भैया हमें स्वस्थ रखिए, ठीक। और या ऐसे भी बोल सकते हो औषधि का धन्वंतरी देवता। क्या? औषधि का धन्वंतरी देवता। किस संविधान संशोधन द्वारा, अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? 36वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। अब तो यहाँ पर ये देखेंगे कब हुआ था? 1975 में। और सिक्किम को इस संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और उस समय टोटल कितने हो गए थे? 22 राज्य हो गए थे। अब ये जो संविधान संशोधन है महत्वपूर्ण, इससे रिलेटेड भी एक अलग से आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो क्लास में जैसे और सब याद करवाते हैं ना, ये भी याद करवाएंगे। लेकिन जब आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, प्यार देंगे, कमेंट देंगे, लाइक देंगे, ये सब देंगे तो करेंगे, और जितना आपका डिमांड होगा उतना ही, बाकी अपना जानते ही सारा सब कुछ जैसे। तो जिन लोगों ने ये किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या आता है या हमसे जुड़ना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ से आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट में बताएं क्लास कैसा लगा, अगला क्लास किस पर चाहिए, और जिस पर अधिक कमेंट आएगा वही क्लास आपको मिलेगा। बाकी ये कंटिन्यू, और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और तरीका आप बदल लीजिए अगर सिलेक्शन जल्दी लेना चाहते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, जिससे आप सभी को रेगुलर क्लास मिलना सुनिश्चित हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर PDF को सब लिंक मिलते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।